नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज दिन भर की जो फटाफट बिग ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट निकल के आ रही है, एक एक करके जाने की दरअसल आपको बता दें कि सीपीईसी की आड़ में 5 सालों से चीन और पाकिस्तान मिलकर बना रहे हैं जैविक हथियारों की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। जी हाँ, इसके बारे में तो जाने के, लेकिन इस बीच चीन की हरकतों से वियतनाम भी परेशान। भारत संग मीटिंग करके बना रहा रोकने का प्लान, भारत से मांगा है खतरनाक हथियार। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और इस बीच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जेएनयू छात्र सरजील इमाम को किया गिरफ्तार। यूएपीए के तहत हुई है गिरफ्तारी। तो वहीं शालिनी यादव से फिजा फातिमा बनने पर खुलेगा राज, धर्म परिवर्तन कराने वाले गैंग का पर्दाफाश करेगी एसआईटी। आईजी ने कर दिया है एसआईटी का गठन, इसके बारे में आपको बताएंगे। उस बीच आरएसएस के मुखपत्र के निशाने पर फिल्म अभिनेता आमिर खान, लिखा ड्रैगन का प्यारा तिगड़ी खान। जी हाँ, ये सब कुछ खबरें देश दुनिया राज्य दर राज्य की करके जानेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस पर बड़ी अपडेट निकल के आई है। तो वहीं श्रीलंका आप समझ गया है ड्रैगन की चाल, बोला ड्रैगन संग डील बहुत बड़ी गलती है, अब भारत के पहली की तरह नीति पर चलेंगे भारत के साथ। तो जानेंगे एक एक करके, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में न केवल देश कोविड-19 को हराएगा बल्कि देश के दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब भी मिलेगा, तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें कि सीपीईसी की आड़ में 5 सालों से चीन और पाकिस्तान मिलकर बना रहे हैं जैविक हथियार, रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। दरअसल चीन के वुहान लैब पाकिस्तान के साथ मिलकर पिछले 5 सालों से खतरनाक जैविक हथियार का प्रयोग कर रहे हैं। चीन और पाकिस्तान अपने इकोनॉमिक कॉरिडोर और सड़क निर्माण के नाम पर दुनिया को धोखा दे रहे हैं। आपको बता दें कि ये देश एक साथ मिलकर बायो वेपन यानी जैविक हथियार बनाने में लगे हुए हैं। इस बात का खुलासा एक ऑस्ट्रेलियाई वेबसाइट द क्लॉकोन ने किया है। आपको बता दें कि द क्लॉकोन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि चीन और पाकिस्तान की सेना ने पिछले महीने चुपके से 3 साल की डील की है। इस डील के तहत वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में संभावित जैविक हथियारों को विकसित करने का समझौता भी शामिल है। इसके साथ ये खुलासा भी हुआ है कि वुहान स्थित लैब पाकिस्तान के साथ 2015 से ही खतरनाक बैक्टीरिया वायरस का प्रयोग कर रही है। इस बीच वुहान और पाकिस्तान के वैज्ञानिकों ने इस अब तक 5 स्टडीज़ की है। इन स्टडीज़ को साइंटिफिक पेपर्स भी प्रकाशित कराया है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। पाकिस्तान और चीन को लेकर जैविक हथियार, इसी कोरोना टाइप का कोई बड़ा हथियार बना रहे हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट, आपको बता दें कि चीन की हरकतों से वियतनाम भी परेशान। भारत संग मीटिंग करके मांगा खतरनाक मिसाइल ब्रह्मोस। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की बढ़ती गतिविधियों को कैसे कम किया जाए, इस पर भारत और वियतनाम से बात हुई है। दरअसल वियतनाम दक्षिणी चीन सागर में चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियों से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। मदद के लिए भारत से नज़दीकियां और बढ़ा रहा है। लद्दाख और दक्षिणी चीन सागर दोनों पर हुई बात। मंगलवार को दोनों देशों के बीच ज्वाइंट कमीशन में आर्थिक, व्यापारिक और तकनीकी सहयोग की भी बात की गई है। इसके साथ ही दोनों देश इस बात पर भी राजी हुए हैं कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मिलकर और मजबूती से काम किया जाए। चीन को कैसे रोका जा सके, हेलीकॉप्टर की, अब चीनी हेलीकॉप्टरों की खैर नहीं होगी। और इसी को देखते हुए भारत और वियतनाम के बीच लद्दाख और दक्षिणी चीन सागर दोनों की समस्याओं पर भी बात हुई है। लेकिन इस बीच वियतनाम ने भारत से एक बार फिर से ब्रह्मोस मिसाइल की मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि वियतनाम काफ़ी दिनों से ब्रह्मोस मिसाइल का मांग करता रहा है, लेकिन चीन के दबाव में भारत ने अभी तक ऐसा नहीं किया। लेकिन अभी जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि वियतनाम को फिलहाल भारत ब्रह्मोस मिसाइल देने पर विचार कर रहा है और जल्द ही ऐसा करेगा, जिसके बाद चीन को डबल झटका लगेगा। दूसरी तरफ से भी अगर आप भी मानते हैं कि वियतनाम को मजबूत करना चाहिए और ब्रह्मोस मिसाइल भी देनी चाहिए, तो कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। हम चलते हैं अगली अपडेट, आपको बता दें कि शालिनी यादव से फिजा फातिमा बनने का खुलेगा राज, धर्म परिवर्तन कराने वाले गैंग का पर्दाफाश करेगी योगी की एसआईटी। आईजी ने की एसआईटी गठित। दरअसल आपको बता दें कि कानपुर में धर्म परिवर्तन को लेकर लोगों में खासा उबाल भी है। आपको बता दें कि शालिनी से फिजा फातिमा बनी कानपुर की युवती का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। लफ्ज़ियात के मामले को लेकर कानपुर में खासा बवाल है। धर्म परिवर्तन करने वाले आरोपियों के विरोध में कई हिंदू संगठन भी सड़क पर उतर आए हैं। युवती के परिवार वालों ने लव जिहाद का मामला, बलात्कार, हिंदू लड़कियों से शादी करने वाले आरोपी मोहम्मद फैसल के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। कानपुर के आईजी मोहित अग्रवाल ने मामले की संज्ञान लिया है। उनका कहना है कि मोहम्मद फैसल कथित प्यार में आकर
शालिनी यादव के इस्लाम कबूल कर फिजा फातिमा बनने के मामले में एसआईटी जांच करेगी। इसके साथ ही कहीं इसके पीछे कोई बड़ा गैंग तो नहीं है, क्या इसके पीछे कोई धर्म परिवर्तन का बड़ा गैंग तो नहीं है जो भोली भाली लड़कियों को फंसाता है, जैसा कि इस कांड में भी हुआ। और इसी को लेकर योगी सरकार ने बड़ा स्टेप उठाया है। हम चलते हैं अगली अपडेट आपको बता दें। बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है। आरएसएस के मुखपत्र के निशाने पर फिल्म अभिनेता आमिर खान, लिखा ड्रैगन का प्यारा तिगड़ी खान। दरअसल भाजपा विरोधी अपने विवादित बयानों से आलोचना का शिकार हुए आमिर खान अभी आरएसएस पे निशाने पे हो गए हैं। दरअसल तुर्की के राष्ट्रपति की पत्नी से मुलाकात और चीन का प्रचार करने के मुद्दों पर अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के मुखपत्र ने इन्हें राष्ट्र विरोधी करार दिया है। आरएसएस के मुखपत्र पांचजन्य में ड्रैगन का प्यारा खान शीर्षक के लेखन में आमिर खान पर कई सवाल दागे गए हैं। लेख में यह भी कहा गया है कि आज़ादी से पहले और बाद में लगातार देशभक्ति की जो लौ जगाने वाली फिल्में बनाते रहे, लेकिन फिर भी सिनेमा को पश्चिमी की हवा लगी और ये नेपथ्य में चली गई और अब फिर से ये पिछले 5 से 6 वर्षों में देशभक्ति की फिल्मों का उभार आया। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे अभिनेता और फिल्मकार हैं जिन्हें अपने देश से दुश्मनी पालने वाले चीन और तुर्की जैसे देशों से ज़्यादा लगाव है। पांचजन के लेख में लिखा गया है कि भारत में जब लोग किसी फिल्मी सितारे को बुलंदियों पर पहुंचाते हैं तो उनकी फिल्मों पर खूब पैसा लुटाते हैं, तो उनके मजहब को नहीं देखते हैं। लेकिन आज मजहब के नाम पर जिस तरीके से देश के साथ गद्दारी की जा रही है, देश माफ़ नहीं करने वाला है और देश ऐसे तत्वों को भी पहचान कर चुका है। तो आरएसएस कि इस पांचजन्य पर आप क्या कमेंट करते हैं? कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। हम चलते हैं अगली अपडेट। प्रधानमंत्री मोदी के 70वें जन्मदिन पर बीजेपी ने बनाया 17 प्रोग्राम का खास प्लान। महासचिवों ने की मैराथन बैठक। दरअसल 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है। भारतीय जनता पार्टी इसके जश्न की योजना बना रही है। प्रधानमंत्री अगले महीने 17 तारीख को 70 सालों को हो जाएंगे। मंगलवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी महासचिवों के साथ बैठक की। बैठक में कई तरह के सुझाव भी दिए गए हैं। द इंडियन एक्सप्रेस में छपे कॉलम दिल्ली कॉन्फिडेंशियल के मुताबिक भाजपा के महासचिवों में बैठक में मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी के 70वें जन्मदिन के विशेष तरह से मनाने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान 70 विभिन्न स्थानों पर मास्क का वितरण, भोजन वितरण, रक्तदान शिविरों और बैठकों का आयोजन किया जाएगा। ये मीटिंग जन्मदिन समारोह का आयोजन पर चर्चा को लेकर बुलाई गई थी। इस दौरान वरिष्ठ नेताओं ने चर्चा की है कि पीएम मोदी के अलावा 25 सितंबर को दीनदयाल उपाध्याय की जयंती और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कैसे मनाया जा सके। हम चलते हैं अगली अपडेट। आपको बता दें कि श्रीलंका समझ गया कि चीन की चाल, बोला ड्रैगन संग डील गलती और अब भारत के पहले की तरह नीति पर चलेंगे। दरअसल चीन की चालबाजियों में फंसकर काफ़ी नुकसान उठा चुके श्रीलंका को अब ये बात समझ आ गई है कि ड्रैगन के साथ पोर्ट डील उसकी सबसे बड़ी गलती थी। इतना ही नहीं, पड़ोसी देश ने अब ये भी कहा है कि आगे वो इंडिया फर्स्ट की नीति पर ही चलेगा। इस बीच दक्षिणी एशिया मामलों के जानकारों का कहना है कि आने वाले समय में नेपाल, बांग्लादेश जैसे देशों को भी इसी तरीके का पछतावा होगा जो अभी चीन के साथ चहक कर रहे हैं। श्रीलंका के विदेश सचिव जयनाथ ने कहा है कि श्रीलंका तटस्थ विदेश नीति पर चलना चाहता है, लेकिन रणनीतिक और सुरक्षा मामलों में इंडिया फर्स्ट की नीति पर ही चलेगा। एक श्रीलंकाई टीवी चैनल से बात करते हुए कोलंबोज ने कहा है कि राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने कहा है कि भारत से हमारा याराना पहले होगा, उसके बाद चीन है, पाकिस्तान है। भारत पहले से हमारा मित्रवत दोस्त था और अब भी मित्रवत की तरह भारत हमारा पहला देश होगा। यानी श्रीलंका इंडिया फर्स्ट की नीति पर चल पड़ा और चीन को कहीं दूर छोड़ दिया। हम चलते हैं अगली अपडेट। आपको बता दें कि गालवान की घटना दुर्भाग्यपूर्ण, बातचीत से हल निकलने की आस चीन करने लगा। बातचीत की बात। लद्दाख की गालवान घाटी में वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर हुई हिंसक झड़प के बीते 2 महीनों में ज़्यादा वक्त हो गया है, लेकिन इस झड़प के बाद भारत और चीन के बीच बिगड़े रिश्ते अभी भी खुद के सामान्य का समय ढूंढ रहे हैं। वहीं अब भारत के चीन के राजदूत सुंग वेंदोंग ने गालवान घाटी की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। चीनी राजदूत ने कहा है कि गालवान घाटी में हिंसक झड़प की घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी। उन्होंने इस घटना को इतिहास के संदर्भ से संक्षिप्त लम्हा करार दिया है। वेदोंग ने कहा है कि दोनों ही देश बातचीत के जरिए तनाव की इस स्थिति को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। चीन भारत यूथ वेबिनार में बोलते हुए चीनी राजदूत ने कहा है कि हाल ही में सीमावर्ती क्षेत्रों में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी जिसे ना तो चीन और ना ही भारत याद रखना पसंद करेगा और अब बिगड़े रिश्तों को भी ठीक करने के लिए काम कर रहे हैं। ये इतिहास के परिप्रेक्ष्य में एक संक्षिप्त क्षण है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है। पूर्व आईपीएस अधिकारी सिंघम अल्लाह मलाई ने थामा बीजेपी का दामन, बोले मैं दिल से राष्ट्रवादी हूँ। दरअसल भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के इस्तीफे देने के लगभग 18 महीने बाद
36 वर्षीय पूर्व पुलिस अधिकारी कुपुस्वामी अल्लामलाई मंगलवार को बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि कर्नाटका पुलिस के सिंघम के रूप में जाना जाता था। कर्नाटका पुलिस के नेताओं ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि एक राष्ट्रवादी के लिए इससे बेहतर कोई भी दल नहीं हो सकता है। तमिलनाडु के रहने वाले अन्नामलाई कर्नाटका में 9 वर्षों तक विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में उन्होंने भाजपा महासचिव व दक्षिण के राज्य के प्रभारी पी मुरलीधर राव, तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष एल मुरलीधर और पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। सिंघम अब कहीं ना कहीं तमिलनाडु में भी बीजेपी को और मजबूती मिलेगी। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि यूपी में सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन की अनुमति नहीं, सीएम योगी का फरमान। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से ताजिया मुहर्रम जैसे आयोजनों पर फरमान जारी किया है। आपको बता दें कि इस बार उन्होंने और कड़ाई से पालन करने के आदेश दे दिए हैं। दरअसल आपको बता दें कि कुछ दिन पहले एक मौलाना ने कहा था कि फिलहाल हम तो ताजिया तो निकालेंगे ही, और इसी को देखते हुए यूपी सरकार ने एक और नई गाइडलाइंस जारी की है, जो कि काफ़ी कड़ाई से पालन करने के आदेश दे दिए गए हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने सभी डीएम को आदेश दिया है कि सतर्कता बरतते हुए मुहर्रम हो, गणेश उत्सव, ताजिया, अनंत चतुर्थी समेत तमाम त्योहारों के मद्देनजर उन सभी गाइडलाइंस को पालन कराना चाहिए, जो भी पालन कराया जाए जो कोविड-19 के कारण है, चाहे फिर वो ताजिया मुहर्रम कोई भी तरीके से कोई भी जुलूस हो, उन सब पर रोक लगा दी जाए। हम चलते हैं अगली अपडेट। आपको बता दें कि हाईकोर्ट की अवमानना मामले में फंसी है अशोक गहलोत सरकार, बचने का ढूंढ रही उपाय। राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार की सत्ता में आने के करीब 2 साल बाद भी विभिन्न आयोग और बोर्डों में नियुक्ति को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। समय पर आयोगों और बोर्डों में नियुक्तियां नहीं होने पर हाईकोर्ट की अवमानना के मामले में फंसी राज्य सरकार को कल से इसका जवाब पेश करना होगा। अवमानना की इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। राज्य सरकार अब इसका तोड़ निकालने में जुटी है, जिसकी पूरी तैयारियां की जा चुकी है। सरकार के गठन के बाद विभिन्न बोर्ड में ये बड़ी अपडेट निकल के आई है। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। आपको बता दें जहां पर राज्यसभा में बढ़त की ओर बढ़ रही है बीजेपी। जी हाँ, यूपी उपचुनाव से बदल सकता है उच्च सदन का गणित। दरअसल आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा में और बढ़त होने जा रही है। मंगलवार को जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 11 सितंबर को होने जा रहे उपचुनाव के लिए आंकड़े के बल पर बीजेपी आसानी से अपनी जीत दर्ज करेगी। समाजवादी पार्टी सांसद अमर सिंह के निधन के बाद ये उपचुनाव आवश्यक हो गया था, लेकिन 245 सदस्यीय उच्च सदन में बीजेपी को 2/3 यानी 164 सीटों के आंकड़े तक पहुंचने के प्रयास में बड़ी बढ़त नंबर में होगी। और अब यूपी के 10 राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल खत्म हो जाएगा और यहां पर दोबारा चुनाव कराए जाएंगे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी बड़े पैमाने पर इसमें 8 सीटें सीधे बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि 9वीं सीट अपने पाले में लाने में बीजेपी अभी से ही प्रयासों में जुट गई है। और इसी को देखते हुए अब आपको बता दें कि फिलहाल अब राज्यसभा में बीजेपी को पूर्णतः बहुमत मिलने की तरफ है। और फिर चाहे CAA जैसे कानून हो या फिर आने वाले समय में NRC और 2 बच्चों का कानून हो, राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर ऐसे कानूनों को पूरी तरीके से पास कराने में भी सक्षम होगी। तो भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी बढ़त मानी जा रही है। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें इन सब के मसले पर। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।